नमस्कार। आज हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे या पढ़ेंगे। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट का अर्थ है कि चिट्ठे में जो इन्वेस्टमेंट किए गए हैं या जो विनियोग हैं या जो भी विनियोजक के द्वारा सिक्योरिटी खरीदी गई हैं उनका किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है या चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पहले दिन भी पढ़ा था या पहले दिन बताया था मैंने कि इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरह का, एक होते हैं फिक्स या लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कंपनी के द्वारा अपनी एसेट्स के रूप में बैलेंस शीट में रखे जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमें समय समय पे इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में भी इनकम प्राप्त होती रहती है, जो कंपनी के लिए एक तरह से प्रॉफिट माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वह एक तरह से फिक्स एसेट्स है जो कंपनी की बुक में उनको कॉस्ट वैल्यू पे दिखाया जाता है। लेकिन यदि जिस दिन हम चिट्ठा बना रहे हैं या बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं उस दिन यदि उसमें फ्लक्चुएशन, उनके प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी स्थिति में इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हमें वर्ष के अंत में P&L अकाउंट से एक राशि हस्तांतरित करनी पड़ती है। उसके लिए नया अकाउंट बनाया जाता है और P&L अकाउंट से एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट खोल करके कुछ राशि उसमें डाल दी जाती है। और जब कभी हम उन इन्वेस्टमेंट को बेच देते हैं और ऐसी स्थिति में जो भी लाभ हानि होती है वह इस संचय के अंतर्गत या इस फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट के अंतर्गत एडजस्ट कर दी जाती है। एक्चुअली जब कभी P&L अकाउंट से हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंतर्गत वह लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब दूसरे प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, जिन्हें हम केवल प्रॉफिट कमाने की दृष्टि से 2 महीने, 4 महीने या साल भर के अंतर्गत खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये कहलाते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये जो होते हैं वह जब भी कंपनी का बैलेंस शीट बन रही है एंड ऑफ द ईयर में, तो जो भी उसका मूल्य होता है मार्केट वैल्यू उस पर, या मार्केट वैल्यू या उसकी कॉस्ट वैल्यू जो भी होती है, इन दोनों में से जो कम होती है मार्केट वैल्यू या उसकी कॉस्ट वैल्यू, उस पर उसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। यदि हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, अर्थात मार्केट वैल्यू नहीं है, तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वह हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे ही दिखाए जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रही हूँ जिसमें आप लोग हाउ टू वी शो व्हाट इज़ द नॉमिनल प्राइस, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट। मतलब इन सब के जो भी इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे हैं वह 31 दिसंबर को जब हमारी बैलेंस शीट बन रही है तो उस दिन उनका नॉमिनल वैल्यू क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या बनता है और उनकी कॉस्ट क्या बनती है, ये हम एक अकाउंट के आधार पर समझ सकते हैं। तो ये आपके सामने जो मैंने क्वेश्चन रखा है, मैंने फॉर्मेट में भी डाला है, आपके पास नोट्स के सामने नोट्स में भी है। ये दे रहा है कि ए परचेज्ड ऑन 1 मार्च 2016 24,000 5% डिवेंचर कॉस्ट 90 रुपीज़ कम इंटरेस्ट। कहने का मतलब है कि ए के द्वारा 1 मार्च को भी 24,000 रुपये के 90 रुपये के हिसाब से कम इंटरेस्ट पर डिवेंचर खरीदे गए हैं और उनका जो ब्याज मिलता है 31 मार्च को मिलता है और 30 सितंबर को प्रतिवर्ष मिलता है। और उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी लगनी है वह 20 रुपये है और ब्रोकरेज 2% ऑन कॉस्ट है। तो इसके अंतर्गत मैंने इसका दूसरा नोट्स भी आपके सामने रख रही हूँ मैं। हाँ, इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है कि हमने 24,000 के जो डिवेंचर खरीदे हैं वह 90 रुपीज़ के हिसाब से, तो उसकी जो परचेज प्राइस हो जाएगी 21,600। इसी प्रकार से स्टाम्प ड्यूटी जो लगी हुई है 20 रुपये उसमें क्वेश्चन में दे रहा है एंड 2% जो आपके है 21,600 पर ब्रोकरेज हो जाता है 432 और उसमें हम 18% GST शामिल कर देंगे, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 22,100
₹30, 22,130, ये प्राइस आ जाएगी। और जी अगर आपका ये जो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि ये कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट में अगर इन सब की 22,130 की जो टोटल आई है, वह वास्तव में एक्चुअल पेमेंट हमें करना पड़ेगा, एक्चुअल पेमेंट ए के द्वारा करना पड़ेगा। तो इसकी जो एंट्री बन जाएगी वह हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वह एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में है ना, आपको जो इसी फॉर्मेट में दे रहा है लेस इंटरेस्ट, वह आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वह कितने महीने का हो जाएगा? 5 महीने का, क्योंकि आपने 1 मार्च को ख़रीदी है, और आपका जो 1 मार्च को ख़रीदी है, और हमारी जो ड्यू डेट है वह है 30 मार्च और 30 सितंबर। तो हमारे पास इस प्रकार से 5 महीने हो जाते हैं। तो 5 महीनों का जो इंटरेस्ट बन रहा है वह ₹500 बन रहा है। ये लेस करने के बाद में जो 21,630 आए हैं वह कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर आप हम वापस फॉर्मेट में चले जाते हैं, जिसमें आपको दे रहा है फॉर्मेट के अंतर्गत पहला ट्रांजैक्शन ये दिया हुआ है 1/6/2016 टू बैंक, और 24,000 नॉमिनल प्राइस है, 500 उसका इंटरेस्ट हो गया, और कॉस्ट आ गई 21,630। तो इस प्रकार से पहली एंट्री हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड वन इसका इन्होंने दिया हुआ है कि 1 सितंबर 2016 को 10,000 अंकित मूल्य के 92,000 में बेच दिए। तो इन्होंने सेल किए हैं, और सेल के लिए ब्याज रहित, मतलब एक्स इंटरेस्ट, और सेल किया है। तो एक्स इंटरेस्ट अगर हम फॉर्मेट के आधार पे, जो मैंने कल बताया था, फॉर्मेट के आधार पे देखें तो हमने एक्स इंटरेस्ट में किया है, तो हमारी जो एंट्री मतलब कैलकुलेशन जो बनती है वह बन जाएगी 10,000 10,000 इंटू 92। तो 92 तो इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, इसके बाद में ब्रोकरेज हो जाएगी, इसके बाद में जीएसटी हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट जो बनेगा, नेट सेलिंग वैल्यू हो जाएगी 8,983। और इसके बाद में हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट 5 महीने का 208। ये सेल हुई है, हाँ 208, तो ये ऐड कर देंगे। तो आपके सामने है ना, फॉर्मेट में वापस चल के देखें तो बाय साइड में आपको दे रहा है बाय बैंक 10,000 नॉमिनल वैल्यू, 208 उसका इंटरेस्ट हो गया, और इसकी जो कॉस्ट आई है 8,988। अच्छा, एक बात और है कि ये जब हमने सेल किया है, तो सेल की जो डेट दी हुई है आपको 1 सितंबर 2016। तो 1 सितंबर 2016 से पहले हमें 31 मार्च को इन पर इंटरेस्ट प्राप्त हुआ था। तो इंटरेस्ट जो प्राप्त होगा वह 24,000 पर 24,000 पे 5% 1,200 होते हैं, लेकिन वह वर्ष भर के होते हैं, हमें 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री होते हैं। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड में बाय बैंक 600 रुपये हमने बाय बैंक कर दिए। इस प्रकार से हमें क्या करने हैं, ये सारी एंट्रीज करनी है, ये पूरा क्वेश्चन करना है। लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें ये दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2016 को ऋण पत्रों का बाजार मूल्य 88.5 थे। तो एक्चुअल में अगर हम पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 24,000 पहले हमारे पास डिबेंचर थे, उसमें से हमने 10,000 बेच दिए। उसके बाद में हमने 8,000 डिबेंचर फिर ख़रीदे हैं, और उसके बाद में हमने 6,000 डिबेंचर बेच दिए। तो एक्चुअली टोटल 24,000 प्लस 8,000 32,000 रुपये के डिबेंचर हुए, और उसमें से हमने 16,000 के डिबेंचर बेच दिए। तो अगर हम फीफो मेथड से भी करते हैं तो 24,000 में से पहले 10,000 बिक गए, फिर 16,000 बचे, 16,000 में 8,000 ऐड हो गए, तो हमारे पास वापस 24,000 में से 10,000 बेच दिए, तो हमारे पास 14,000 बैलेंस बचा। उसके बाद में 8,000 फिर हमने ख़रीदे हैं, तो 14 और 8 हो गया हमारे पास 22,000। 22,000 में से हमने
6,000 पुनः बेच दिए, तो अब हमारे पास 16,000 बचे हैं। और फीफो मेथड के हिसाब से अगर देखा जाए तो 24,000 में से ही हमने दोनों प्रकार के डिवेंचर को बेचा, 10,000 वाले भी और ये 6,000 वाले। तो अब हमारे पास जो बचे हैं 10,000 16,000 घटाने के बाद 24,000 में से 8,000 तो डिवेंचर पहले फर्स्ट जो परचेज की थी 1 मार्च 2016 की वह हो गई, और दूसरे हमारे पास जो बचे हैं 30 सितंबर 2016 को जो 8,000 खरीदे। तो अब इसके अंतर्गत मैं वापस आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हाँ, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि जो हमारे पास शेयर बचे हैं उनका हिसाब किस प्रकार से होगा। तो आपको देखो ये मिल रहा है कि 5th नंबर पे आपको कह रहा है कि P&L ऑन सेल ऑफ डिवेंचर। सबसे पहले आपने जो सेल किए हैं उसके वो थे सेल करने वाले, ये आपको सेल जो किए हैं वो हमने सेकंड नंबर में जो 1/9/2016 के, तो उसकी जो कॉस्ट थी वह नेट सेलिंग प्राइस जो थी 8,988, और उसकी जो कॉस्ट थी वह पहले वाले में आपको दिखाई दे रही होगी कि 21,615 बाय 24,000 इंटू 10,000, तो इसी में हमारा लॉस हो जाता है 18 रुपये। इसी प्रकार से दूसरी वाली जब सेलिंग करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारे पास चौथे नंबर पे दे रहा है 5,460, और हमारे पास जो शेयर डिवेंचर बचे हैं वह 21,615 बाय 24,000 इंटू 6,000, तो हमारे पास डिवेंचर की जो कॉस्ट बची है वह 5404, तो सेलिंग प्राइस 5460 और जो कॉस्ट प्राइस है 5404, तो इस हमारे पास प्रॉफिट बचा है 56। तो पूरे वर्ष में हम ये देखेंगे कि जितनी बार भी सेल किया, जितनी बार परचेज किया, उनकी फाइनली हमारे पास क्या प्रॉफिट या लॉस रहा। तो पहली बार जब हमने सेल किया तो 18 रुपये का लॉस हुआ, दूसरी बार सेल किया तो हमारे पास 54 रुपीज़ का 56 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हुआ है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 56 माइनस 1838 रुपीज़। अब हम ये देखें कि जब कभी वर्ष के अंत में हमको वैल्यूशन करना है तो वैल्यूशन किया है इस 6 नंबर के वर्किंग नोट पे चले तो हमारा जो बचे हैं डिवेंचर्स, एक तो 24,000 वाले बचे हैं केवल 8,000, उसकी कॉस्ट है 7205, और जो हमने दूसरी बार ख़रीदे थे 8,000 उसकी कॉस्ट हम तीसरे नंबर पे देखें तो अमाउंट है 7458, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ये है। और हमारे पास अगर इसकी फेस वैल्यू देखें तो 16,000 की फेस वैल्यू होती है, 1600 डिवेंचर्स की फेस वैल्यू होती है 16,000, तो उसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 14,160 बनती है। तो दोनों का जो डिफरेंस देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में एक तरह से हमें लॉस ही हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू 14,160 जबकि हमारी परचेज वैल्यू 14,663, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 503। ये 503 हमारे क्या हो जाएगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर एंड ऑफ द ईयर, या फाइनल अकाउंट बनाते समय हमें जो डिवेंचर से लॉस होता है वह 503 रुपये। लेकिन हमने जो डिवेंचर बेचे और ख़रीदे उसमें से जो हमें प्रॉफिट हुआ था 38 रुपये का, तो फाइनली नेट लॉस जो कंपनी को मिलेगा 465। मैं वापस आपको अकाउंट पे ले चलती हूँ, और अकाउंट में आपको ये दिखाना है, शो करना है कि ये आपको दे रहा है 7th नंबर पर P&L अकाउंट 465। ये हमारा एक तरह से कंपनी के द्वारा जो वर्ष के अंत में लॉस दिखाया गया है। इस प्रकार से हमें वैल्यूशन करना है एंड ऑफ द ईयर, और ये बैलेंस शीट में हमें इस प्रकार से दिखाना है। थैंक यू।